हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 के एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं हमारा देश भारत नाम के इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यू कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस। देखिए, जैसे कि अगर आप क्लास 6 के लिए तो ये काम आएगा ही अगर आप हमसे स्टडी करते हैं तो, लेकिन इसके अलावा भी आपको ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा, साथ ही आपको स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में मोस्टली हेल्पफुल होगा, और एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत, तो इसमें हम भारत के बारे में जानने वाले हैं कम्प्लीटली। तो देखिए, भारत जो है एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश रहा है, मतलब ऑलरेडी ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से काफ़ी बड़ा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, इसके नॉर्थ में जो है हिमालय माउंटेन है, इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में आपका अरब सागर है, पूर्व में इसका बंगाल की खाड़ी है जिसको आप बे ऑफ बंगाल कहते हो, और दक्षिण में हिंद महासागर है। काफ़ी बड़ा एरिया है दोस्तों ये, अगर आप देखो तो मैप से आप देख सकते हो। इसके नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप कवर करोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये हिमालय है। इस तरफ आप देखो बंगाल की खाड़ी है इसके आपका ईस्टर्न पार्ट में, और यहाँ पे अगर वेस्ट पार्ट में देखो तो यहाँ अरब सागर है, और अगर आप इसके साउथ में जाकर चेक करो तो यहाँ पे हिंद महासागर है। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, चारों ओर से घिरा हुआ है भाई, तो काफ़ी बड़ा कंट्री है ये। अगर आप इसको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कवर करो तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है इसका जो है वो एरिया है दोस्तों। ओके, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है एक हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर उत्तर में इसका कश्मीर है, और कश्मीर से लेकर के आप बात करेंगे दक्षिण तक तो वहाँ पे कन्याकुमारी तक इसका विस्तार माना जाता है लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास। ऐसा क्या? तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा है। अगर हम यहाँ इंडिया की मैप को ऐसा ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप इंडिया की मैप को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि इंडिया का जो मैप है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने ये रफ डायग्राम बनाया है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर अगर आप बात करो कन्याकुमारी तक, तो इसको माना गया है 3200 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप यहाँ से बात करो इस जगह से, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ तक आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ को मेजरमेंट की गई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें देखोगे तो कई सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कई सारे मरुस्थल हैं, महामरुस्थल डेजर्ट है, कई सारे यहाँ पे मैदान हैं। ओके, कई सारे यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, और कई सारा तटीय भाग है जिसको कोस्टल एरियाज कहा जाता है, और यहाँ पे आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जहाँ माउंटेन है, माउंटेन के साथ रिवर्स है, ग्राउंड्स हैं, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स हैं, द्वीप समूह हैं, तो इन सभी को मिला दोगे तो काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है भाई इंडिया का। तो देखिए, यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पति है, यहाँ के जंगलों में रहने वाले जीवों हैं, उनके साथ साथ यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, सब में क्या है, डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है, भिन्नता नज़र आती है दोस्तों। तो इस भिन्नता में भी हमको एक चीज़ खास नज़र आती है जिसको आप कहते हो एकता। क्या है? यूनिटी, हमारे देश की एकता। तो जो कि हमारी परंपराओं में दिखाई देती है। अगर किसी हिंदू की फैमिली में दिवाली मनाई जा रही है तो मुस्लिम्स भी आते हैं, अगर कोई ईद की त्यौहार हो रही है तो हिंदूज भी जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव वैसे तो नज़र नहीं आता। ओके, तो अगर आप बात करें तो 2011 में से अगर अब तक भारत की आबादी की बात करें तो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, मतलब लगभग 130 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है दोस्तों, जो कि विश्व का जो है दूसरा सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन चुका है। ओके, सेकेंडली अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो यहाँ देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए समझते हैं थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है दोस्तों। देखिए, अगर आप बात करेंगे ग्लोब के बारे में तो ये इसका इक्वेटर है जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो। इसका अपर पोर्शन आपका नॉर्थ हेमस्फीयर है, और नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ का ये साउदर्न हेमस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर है। तो इंडिया कहाँ दिखता है आपको? तो इंडिया कुछ यहाँ पे नज़र आता है दोस्तों, इस जगह पे आपको इंडिया नज़र आती है, जहाँ पे इसका निचला जो पोर्शन है 8 डिग्री और 4 मिनट के आसपास नज़र आती है। ओके, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ग्लोब है, ऊपर में नज़र आ रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी भूमि का विस्तार कैसे
ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा जो है लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर यहाँ पे अगर आप बात करें कि पूर्व तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित दो स्थानों के स्थानीय मान में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए मैंने आपको चैप्टर में टाइम जोन पढ़ाया है, आप टाइमलाइन में जाकर के कवर कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इसका जो है ये जो पैमाना यहाँ मेजरमेंट किया गया है आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, इस जगह पे ये जो है इसका दक्षिणतम भाग है। ये कितना बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ओके माफ कीजिएगा। और इसका जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है वो कितना बताया गया है, यहाँ पे जो बता रहा है ना 37 डिग्री 6 मिनट, ये कौन सी लाइन को बता रहे हैं, तो ये आपका इंडिया है ना, तो इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है इसको बता रहा है 37 डिग्री और आपका 6 मिनट के आसपास। ओके, फिर उसके बाद यहाँ एक और पोर्शन बताया जा रहा है कि वो क्या है भाई, तो पश्चिम में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो हिस्सा है इंडिया की, ये वाली, ये है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट। और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको कितना बताया गया है, आइए देखते हैं। इसको बताया गया है 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये भौगोलिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, आप मैप से याद रख सकते हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। देखिए इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को सबसे पहले कवर करते हैं, जो कि लैंड भूमि को टच करते हैं, मतलब भारत की भूमि क्षेत्र को टच करते हैं और भूमि से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे है पहला आपका नेपाल देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, आप यहाँ पे चीन देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान। दैट मीन 1 2 3 4 5 इतने सारे क्षेत्र इसके नॉर्दर्न पार्ट में है इंडिया के, मतलब कर्क रेखा के ऊपर आपको नजर आएंगे। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें कर्क रेखा से नीचे, तो आपको यहाँ नजर आएगा जो कि इसके पड़ोसी मुल्क हैं, एक है बांग्लादेश, म्यांमार भी आपका नॉर्दर्न मतलब कर्क रेखा के ऊपर ही है, ऐसे मान के चलिए। यहाँ पे कर्क रेखा क्यों ऐसे जाती है, तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि म्यांमार का भी कुछ हिस्सा वहाँ पे टच करता है। तो यानी कि यहाँ पे आ गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और कौन सा आएगा दोस्तों, नीचे की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका आएगा। ओके, तो इस तरीके से इंडिया के ये पड़ोसी मुल्क हो गए। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो ये देख लीजिए, ये इंडिया का मैप आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ये किस तरीके से ये मैप है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के। ओके, जिसके बारे में आपको पता ही होगा सही। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाली आप मैप देख रहे होगे, यहाँ पे जो यहाँ पे इस कलर में यहाँ पे जो शो किया गया है, इस तरीके से यहाँ जो लाइनिंग दिखाई गई है, ये माउंटेन है, हिमालय माउंटेन को बताया गया है। जिसके सबसे अपर पार्ट में कौन सा हिमालय आता है, ग्रेट हिमालय, जिसको आप वृहत हिमालय कहते हो। बीच वाले हिस्से में इसका मध्य हिमालय आता है, जिसको आप मध्य हिमालय ही कहते हो। और इसके सबसे नीचे जो है वो आपको शिवालिक हिमालय यहाँ पे नजर आती है दोस्तों। ओके, तो अलग अलग नाम के यहाँ पे माउंटेन्स है। और यहाँ पे रिवर सिस्टम को बताया गया है, अलग अलग रिवर को आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो किस तरीके से। यहाँ पे जैसे सिंधु नदी है, ये कितनी नदियों से मिलकर बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। झेलम है, चिनाब है, रावी है, पहले यहाँ पे व्यास भी थी और ये बाद में जो है यहाँ सतलज को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ओके, सरस्वती रिवर भी फ्लो होती थी लेकिन वो धीरे धीरे करके सूख गई। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करो गंगा नदी की, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं कुछ कुछ, जैसे ये गंगा रिवर आ रही है, इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और यहाँ चंबल नदी एक जा रही है, जिसको आप क्या कहते हो, यहाँ पे आप किस नाम से जानते हो उसको, तो आप अलग अलग नामों से जानते हो। जैसे चंबल नदी, चंबल नदी के नाम से जानते हो, सोन नदी के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से कई सारी नदियाँ जो हैं यहाँ पे आकर के गंगा नदी की सहायक नदियों के रूप में बह रही हैं दोस्तों। और इस तरफ से क्या आ रहा है, एक ब्रह्मपुत्र की नदी भी आ रही है, जो कि फाइनली यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं लोग, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से आप सभी जान रहे होंगे, होपफुली आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए केवल 2 रिवर्स ऐसी हैं जो कि अपोज, सभी रिवर्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं सारी के सारी रिवर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ 2 रिवर्स ऐसी हैं जैसे नर्मदा रिवर और तापी रिवर, ये जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। बाकी सभी रिवर्स जो है इस तरीके से
इस तरीके से फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है इधर ढाल वाला एरिया होगा, ढाल वाला क्षेत्र होगा ना, तभी तो इधर फ्लो हो रही है। और ये आपका महानदी है जो बस्तर के सिहावा पर्वत से निकलती हुई आगे जाकर हीराकुंड बांध में गिर जाती हैं उड़ीसा के। ओके, तो इस तरीके से ये महानदी है। उसके अलावा अगर आप साउदर्न पोर्शन में देखोगे आपका गोंडवाना लैंड के आसपास, तो यहाँ पे गोदावरी नदी आपको नजर आएगी, उसके बाद कृष्णा नदी यहाँ पे दिख रही है, और साथ ही नीचे जो है कावेरी नदी आपको नजर आ रही है, जो कि नीलगिरी माउंटेन से होते हुए अन्नामलाई से पार होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती हैं। ओके, और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जाकर के वह गिर जाते हैं। साथ ही यहाँ पे अन्नामलाई के पास में आपको यहाँ पे दिखेगा, अन्नामलाई कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी घाट के पास में है। तो ये जो मैं चैप्टर आपको समझा रहा हूँ ये कॉम्पिटिशनल व्यू से भी है, इसलिए थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी कौन सी है ये पूछ सकता है। ओके, जिसको आप गल्फ ऑफ खंबात कहते हो। कच्छ की खाड़ी कौन सी है, तो ये देख सकते हो आप, गुजरात के पास में है, गल्फ ऑफ कच्छ आप जिसको बोल सकते हो। तो ये कॉम्पिटिशनल व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहता है, इसीलिए मैं बता रहा था आपको। इसके बाद देखिए द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन सी है, अरावली माउंटेन, जो कि बार बार उसमें क्या हो रहा है, इसमें बार बार घिसाव हो रहा है। ओके, और जिसकी वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो चुकी है पहले से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये मैप में काफ़ी चीज़ों को बताया गया है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों, मैं इसको बताना चाहूँगा आप सभी को कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। तो नदियाँ जो हैं ऊंचाई से ये चट्टानों को बहा कर लाती हैं, चट्टानों को बार बार काटती हैं। मैं आपको इसको इमेज से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे ये एक मान लीजिए चट्टान है, यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, बार बार यहाँ से फ्लो होगी इस तरीके से, और यहाँ पे जब यहाँ से फ्लो होगी जब इस तरफ पहुँचेगी, इसका प्रेशर बढ़ेगा खामखा, और खामखा प्रेशर बढ़ने के बाद ये दूसरे जो स्टोन आएगा सामने में उसको जो है ये टकराएगी काफ़ी तेज़ी से, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर पड़ेगा, और यहाँ पे जो ये टकरा रही होगी इसकी वजह से यहाँ पे घिसाव आने लग जाएगा। अब ये घिसाव आने के कारण जो है ये चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगेंगी छोटे छोटे पार्ट्स में, और धीरे धीरे बहते 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 जहाँ पे मैदानी एरिया दिखेगा, रिवर का जो मैदानी पोर्शन रहेगा, वहाँ रिवर जो है कुछ इस तरीके से फैल जाएगी और इसके चारों ओर जो है वो मिट्टी की परतों को फैला देगी। इन्हीं को कहा जाता है आपका जलोढ़ मिट्टी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है इन मिट्टियों को, किसके द्वारा, नदियों द्वारा, वो अपने बेसिन में जाकर के जमा करते हैं। ये आपकी जो है फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे मिनरल्स उसमें मिलते हैं। उसके अलावा है सहायक नदी। एक नदी है मान लीजिए जो कि एक मुख्य नदी के रूप में है, जैसे एक गंगा रिवर फ्लो हो रही थी, मैंने बताया था आपको, तो उसकी एक सहायक नदी थी यमुना नदी। ओके, एक यमुना नदी इसकी सहायक नदी थी, और एक और सहायक नदी थी जिसको आप सोन नदी के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से एक ही नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हो सकती हैं। जैसे सिंधु नदी है वो आ रही थी, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास आपने देखा ना, सतलज वगैरह सब, तो ये सभी उसकी सहायक नदियाँ थी। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे देखो भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन क्या होता है, भारत में पाई जाने वाली जितनी भी भौतिक आकृतियाँ यानी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं सब अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आप बात करो पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान, तट, द्वीप समूह, सभी जो है अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उत्तर में बर्फ से ढका हुआ इतना बड़ा हिमालय नजर आता है, जो कि संतरी का कार्य कर रहे हैं, यानी द्वारपाल का काम कर रहे हैं। और जिसका मतलब ही क्या है, अगर आप हिमालय को ब्रेक करते हो तो हिमधन आलय होता है ना भाई। मतलब आलय मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, घर, तो यानी हिम का घर, यानी बर्फ से बना हुआ घर है ये। ओके, तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला तो है वृहत हिमालय, जिसको मैंने बता दिया, आप जिसको हिमाद्री भी कहते हो। दूसरा है मध्य हिमालय, जिसको आप हिमाचल के नाम से भी जानते हो। और तीसरा है आपका शिवालिक हिमालय, जो दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है दोस्तों। मतलब हिमालय के दक्षिणी भाग में, मतलब शिवालिक के क्षेत्रों में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उत्तरी मैदान है भारत का। तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ें ये हैं कि ये मैदान बनी कैसे। तो ये मैदान जो है सिंधु नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से, गंगा नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से, ब्रह्मपुत्र द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है बहाकर, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हो, उनके द्वारा ये उत्तर का मैदान बना हुआ है। ओके, तो यही कारण है नदियों के ये जो मैदानी
जो क्षेत्र होते हैं ये कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये बहा के लाई जाती हैं और यही कारण है कि वो जो है कृषि के लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को। अब भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल देखने को मिलता है, जिसको आप वो कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हो ना। कच्छ जो गुजरात के क्षेत्रों पे आपको देखने को मिलता है, वो काफ़ी गर्म वाला क्षेत्र है, शुष्क है काफ़ी वहाँ, और काफ़ी रेतीला क्षेत्र है। यहाँ वनस्पति की मात्रा कम होगी ना भाई, क्योंकि वो रेतीला है, वहाँ पानी की कमी है। और उत्तर की जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित हैं। ओके, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो आइए थोड़ा समझ लो थोड़ा ये प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। तो ये इन क्षेत्रों को जो त्रिभुजाकार आकृति आपको नजर आ रही है, ये दक्षिण के जो मैदानी क्षेत्र हैं, ये यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, ये कावेरी, ये सब नदियाँ जो बहाकर मिट्टी ला रही हैं और निक्षेप कर रही हैं नीलगिरी के माउंटेन से और अलग अलग माउंटेन से, पश्चिमी घाट से। तो इन क्षेत्रों को कहा जाता है दक्षिण भाग का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ओके, जिसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका आकार त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा टाइप का है, इसीलिए तो पठार कहते हैं, यानी प्लेटूस कहते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला आपको नजर आती है, बहुत सी वैलीज यानी घाटियां नजर आती हैं। ओके, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जैसे कि मैंने बताया, जो विश्व की सबसे पुरानी है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको नजर आती है, जो कि मध्य भारत में आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, ये सतपुड़ा की है। यहीं पे आपकी मैकाल पर्वत की भी श्रृंखला है, आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके, तो इस तरीके से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलती हैं भारत के भागों पे। अच्छा, दूसरी बात, नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में भी मैंने बता दिया आप सभी को। ओके, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। जैसे ये मान के चलिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट और यहाँ पे आपको पूर्वी घाट नजर आती है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क की बहुत ज़्यादा मात्रा आपको देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये इंडिया है और इस तरीके से, तो इसके पश्चिमी घाट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसके पश्चिम क्षेत्र में, मतलब लगभग इतने क्षेत्रों में, ओके, यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र है, और पूर्वी घाट के पूर्वी क्षेत्रों में इस तरीके से यहाँ पे भी आपको मैदानी क्षेत्र नजर आएंगे दोस्तों। ओके, तो लगभग 220 मील के आसपास जो है ये हमको नजर आते हैं वहाँ पे, जो कि आपका तटीय मैदान के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ की पूर्व की ओर बहने वाली जितनी नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती हैं, ये नदियां अपने मुहाने पर जो है उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब जहाँ पे वो गिरेंगी ना, वहाँ पे एक डेल्टा बनाएंगी, जहाँ पे रुकेंगी वहाँ पे। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में मैंने लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया ही था आप सभी को सही। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, इसको भी हम कवर कर ही लेते हैं। देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह के बारे में बताया गया है। एक लक्षद्वीप, ओके, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप के समान है। यहाँ पे देखिए मैप में मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको लक्षद्वीप समूह नजर आएगा। दूसरा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह नजर आएगा यहाँ पे। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो है लक्षद्वीप जो है ये आपके अरब सागर में स्थित है, नजर आएगी आपको। और ये अंडमान निकोबार जो है ये आपके हिंद महासागर में आपको दिखाई देगी, या आप बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लगी हुई आपको नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौती का सामना किया। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप जो है घर में डिस्कस करके या गूगल में सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आप लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।